हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर कुणाल मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिएटर्स एकेडमी। वैसे हर रोज़ बोलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, पर कोई ना। हम लोग आज बचा हुआ केमिकल रिएक्शन देखेंगे अल्कली मेटल्स का, ठीक है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ, एक बात और, कमेंट ज़रूर करना अगर कोई ऐसा टॉपिक जो तुम्हें समझ में ना आया तो, ठीक है। और अगर अच्छे लगे तो पक्का एक मस्त वाला कमेंट तो दे ही सकते हो। तो चलो आज हम लोग बाकी बचे हुए केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पूरी करते हैं, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रिएक्शन विद एयर को पढ़ा था अल्कली मेटल्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा क्या, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मतलब अल्कली मेटल्स, ठीक है ना, रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो वो किस तरह का कंपाउंड बनाएंगे, उनका प्रॉपर्टी क्या होगा, जैसे कितना ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, कौन सा अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा हाइड्राइड ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, अल्कली मेटल्स का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो देखो, जब भी मैं यहाँ अल्कली मेटल्स को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो, जब भी हम किसी भी अल्कली मेटल्स को, यहाँ 2 मैंने क्यों लिखा, ताकि रिएक्शन बैलेंस रहे, ठीक है ना। मेटल्स को, यानी कि जब भी हम मेटल्स को क्या करवाएंगे, जब भी हम मेटल्स को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ये डाई हाइड्रोजन कहलाएगा, चलो लेकिन हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें टेम्परेचर हमको कितना देना पड़ेगा, 673 केल्विन देना होगा। तो ये क्या बनाएगा, ये उसका हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, उसका हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है ना, उसका हाइड्राइड बनाएगा। लेकिन इस कंडीशन में एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा अल्कली मेटल्स है जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलो मैं समझा देता हूँ कौन है वो। तो देखो, अगर हम लिथियम को, ठीक है ना, अगर हम लिथियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, लिथियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तो इसके कंडीशन में हमको देना होता है 1073 केल्विन, ठीक है ना। 1073 केल्विन देना होता है, इतना टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जब हम लिथियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। तब ये जा करके लिथियम हाइड्राइड बनाता है, तब ये जा करके क्या बनाता है, लिथियम हाइड्राइड बनाता है, ठीक है ना। 1073 केल्विन पे क्या करवाने पे, रिएक्शन करवाने पर ही ये हमें लिथियम हाइड्राइड देता है। इज दिस क्लियर बच्चों, अच्छे से समझ में आया। और बाकी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनको 673 केल्विन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। इसके बाद कौन है, इसके बाद तुम्हारा सोडियम है। तो सोडियम जो है, ठीक है ना, सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे, कितना टेम्परेचर डालेंगे, तो 673 केल्विन ही डालेंगे। और ये क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। इज दिस क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, इसी तरह से अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। पोटेशियम हाइड्राइड के बाद क्या बनेगा, रुबिडियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बनेगा, सीजियम हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, सीजियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है ना, सीजियम हाइड्राइड बनेगा, ठीक है। हाँ, तो देखो बच्चों, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद देखो, मतलब क्या है कि एक लिथियम के केस में 1073 केल्विन देना होगा, बाकी की कंडीशन में आपको 673 केल्विन टेम्परेचर देना होगा और ये हाइड्राइड बना देंगे। अब देखो, सवाल ये बनता है कि सबसे स्टेबल हाइड्राइड कौन सा होगा इनमें। तो सबसे स्टेबल हाइड्राइड जो होगा वो होगा लिथियम हाइड्राइड, ठीक है ना। सबसे स्टेबल हाइड्राइड कौन होगा, लिथियम हाइड्राइड, ठीक है ना। तो लिथियम हाइड्राइड को सबसे स्टेबलेस्ट हाइड्राइड बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे स्टेबलेस्ट हाइड्राइड होता है, सबसे स्टेबलेस्ट हाइड्राइड होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, इसके आगे बढ़ने के लिए मुझे इस बोर्ड को मिटाना होगा, तो एक काम करो, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ले लो,
अब देखो सवाल ये बनता है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मतलब ऐसा कौन सा अल्कली मेटल है जो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ सारे अल्कली मेटल्स को, कौन कौन से थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है ना। ये सारे के सारे थे। अब इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। तो देखो अप टू डाउन, ठीक है ना, क्या अप टू डाउन ग्रुप में जाने पर इनका जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन दिखाएगा, सीजियम, और सबसे कम कौन दिखाएगा, लिथियम। तो अगर इसका ऑर्डर पूछ दे, चूंकि एग्जाम में क्या पूछता है, ऑर्डर ही पूछता है कि ऑर्डर बता दो भाई क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर ऑर्डर पूछ दे तो क्या लिखोगे ऑर्डर में, ऑर्डर अगर पूछ दे, ऑर्डर ऐसे पूछेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। तो तुम क्या लिखोगे, क्या बनाओगे, तो सीधी सीधी बात है, कर देते हैं। लिथियम क्या होगा, लिथियम क्या होगा, सबसे कम होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, ठीक है ना। ये इसका ऑर्डर होगा, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। अब सवाल ये बनता है कि ये इसका ऑर्डर जो आया, लिथियम सबसे कम आया और सीजियम सबसे ज़्यादा आया, तो ऐसा क्यों आया सर, है ना। क्वेश्चन तो पूछ सकते हो ना सर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखो यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, सीजियम देगा, क्योंकि साइज बड़ा है। और अगर साइज बड़ा है तो इनके बीच का मतलब अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन आराम से दे देगा। और इलेक्ट्रॉन आराम से जो दे देगा तो हाइड्रोजन उसके साथ जाकर रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कौन आराम से रिएक्ट कर जाता है, सीजियम रिएक्ट कर जाता है, इसलिए रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ इसका बढ़ जाता है। इज दिस क्लियर बच्चों, अभी तो कोई इशू नहीं है, चलो फटाक से लिख लो। अब देखो बच्चों यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछता है, पूछेगा कि कौन सा ऐसा हाइड्राइड है जो ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है ना, कि कौन सा हाइड्राइड ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी शो करता है और कौन सा हाइड्राइड कम स्टेबिलिटी यानी थर्मल स्टेबिलिटी शो करता है, ठीक है ना। तो देखो उस कंडीशन में भी हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले ना इनका हाइड्राइड्स लिख दो, ठीक है ना। लिथियम का हाइड्राइड कर दो, सोडियम का हाइड्राइड कर दो, पोटेशियम का हाइड्राइड कर दो, रुबिडियम का हाइड्राइड कर दो और सीजियम का हाइड्राइड कर दो। अब थर्मल स्टेबिलिटी, तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा, ठीक है ना, क्या, तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या करेगा, अप टू डाउन जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी जो होगा अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज करता है बच्चों। अभी हम समझाएंगे कैसे, देखो लिख दे रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है बच्चा लोग, डिक्रीज, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। अब वो क्यों होता है वो समझाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हम तुम लोग को इससे पहले भी बताए थे कि कितने टेम्परेचर पर ये दोनों अलग हो जाएगा, इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ज़रा सोचो, अप टू डाउन जाने पर हमारा किसका साइज बढ़ रहा है, कैटायन का बढ़ रहा है साइज, प्लस का चार्ज, प्लस का जो है सीजियम जो है वो क्या कैटायन ही ना शो करेगा, तो सीजियम का साइज बढ़ रहा है। वैसे रुबिडियम का मतलब लिथियम से अगर सीजियम तक तुम जाओ तो लिथियम सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा सोडियम, उससे थोड़ा और बड़ा पोटेशियम, उससे थोड़ा और बड़ा रुबिडियम, उससे भी बड़ा सीजियम। लेकिन यहाँ हाइड्राइड के केस में, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का साइज तो सेम है। तो क्या हो गया, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, मतलब देखो एक इतना छोटा है, मतलब मान लो कि ये कौन है, लिथियम है, लिथियम
इतना छोटा है, और साथ में कौन लगा पड़ा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन देखो हो, ये भी इतना ही बड़ा है। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो तो छोटा होगा, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। अब इससे थोड़ा बना दो बड़ा। अब मान लो कि सीजियम है, सीजियम इतना बड़ा है, ठीक है ना, मान के चलो कि सीजियम इतना बड़ा है, ठीक है। और उस कंडीशन में हाइड्रोजन कितना है, इतना ही छोटा है, जितना छोटा वो था उतना ही छोटा है, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में देखो बॉन्ड लेंथ तो हो जाएगा ना बड़ा, बॉन्ड लेंथ देखो हो गया ना बड़ा। अब अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी तो घट जाएगा ना बच्चों, थोड़े से टेम्परेचर पे तो ये टूट जाएगा, ये बॉन्ड जो है अलग हो जाएगा। तो अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है। क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है। तो ऑर्डर कैसा होगा थर्मल स्टेबिलिटी के केस में, ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटी के केस में ऑर्डर कैसा होगा तो भी लिख के दिखा देते हैं। देखो थर्मल स्टेबिलिटी के केस में ऑर्डर जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, लिथियम हाइड्राइड जो होगा वो सबसे ज़्यादा क्या शो करेगा, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी शो करेगा। उसके बाद सोडियम हाइड्राइड, उसके बाद पोटेशियम हाइड्राइड, उसके बाद रुबिडियम हाइड्राइड, और उसके बाद सीजियम हाइड्राइड, ठीक है ना, उसके बाद सीजियम हाइड्राइड, ठीक है ना। ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसको जो है बच्चा लोग ध्यान से याद रख लेना। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये भी तुमको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इज दिस क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा ना तो पक्के से कमेंट सेक्शन में हमको पूछना, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, अब थर्ड कंडीशन क्या है। अब इसके बाद जो है सवाल पूछा जाता है कभी कभी आयोनिक कैरेक्टर पे, है ना, कि अप टू डाउन जाने पर आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो देखो आयोनिक कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि कोई भी बॉन्ड, हम तुम लोग को याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताए थे कि कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से आयोनिक नहीं हो सकता और कोई भी बॉन्ड पूरी तरह से कोवैलेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको फैजान भैया बताया था। ऐसे हम केमिकल बॉन्डिंग यानी कि बॉन्ड जब हम पढ़ाएंगे तुम लोग को यूनिट 4 में, तब तुम लोग को और अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि फैजान बताए थे इसके बारे में, ठीक है ना, तो हम तुम लोग को समझाएंगे, वो बात का बात है। तो देखो जैसे जैसे एटम का यानी कि अगर कैटायन का साइज बढ़ रहा है और एनायन का साइज छोटा है, ठीक है ना, जितना था उतना ही है, तो अगर कैटायन का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वो आयनिक कैरेक्टर से स्विच करके कोवैलेंट कैरेक्टर पे चला जाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना, वो स्विच कर जाता है जैसे जैसे साइज बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो अभी तुरंत बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो देखो किसका साइज बढ़ रहा है। अगर तुम इसको तोड़ोगे तो क्या होता है, यहाँ पर कैसे होते चला जाएगा, Li किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना, Li किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर तुम्हारा ये कैटायन जो है वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है एनायन से, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे जैसे ये बड़ा होते चला जाएगा तो क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अप टू डाउन रूप। आयोनिक कैरेक्टर क्या करेगा, आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। आयोनिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अप टू डाउन जाने पर आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और किस तरफ स्विच कर रहा है, कोवैलेंट कैरेक्टर की तरफ स्विच कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को याद रखोगे। इसका ऑर्डर तुम लोग लिख सकते हो, तो फटाक से इसका ऑर्डर जो है तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे कि सर इसका ये ऑर्डर होगा, आयनिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दोगे, तभी मैं समझूंगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रहे हो। नहीं तो मेरे लिए तो लगेगा कि आप लोग कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो, समझ भी नहीं रहे हो। तो ये ज़रूर करके दिखाना, ठीक है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। रिएक्शन विद हेलोजेंस, ठीक है ना। अब हम लोग हाइड्रोजन का कर चुके, अब हम लोग हेलोजेंस के साथ करेंगे, ठीक है ना। और अपन लोगों को पता है कि हेलोजेंस को हम लोग X से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अल्कली मेटल्स का हेलोजेंस के साथ में, तो वो क्या बनाता है, ठीक है, तो वो हैलाइड्स देते हैं। क्या देते हैं, हैलाइड्स देते हैं। तो देखो अभी हम क्या करवाएंगे, वही मेटल्स को हम लोग यानी अल्कली मेटल्स को M से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। 2M प्लस 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ क्या हो बैलेंस्ड हो। 2M इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये बैलेंस्ड हो। बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 दे रहे हैं। इस पर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत या किसी तरह की फिक्र करने की ज़रूरत
नहीं है। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है ना, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम मेटल्स का रिएक्शन हेलोजेंस के साथ करवाएंगे तो देखो मेटल का हैलाइड देगा, ठीक है ना। तो देखो अभी करके दिखाते हैं। इसके अलावा मान लो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सोडियम का रिएक्शन, ठीक है ना, मान लेते हैं क्योंकि अल्कली मेटल है सोडियम, इसका रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं, क्लोरीन के साथ करवाते हैं, क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो यह क्या देता है, सोडियम क्लोराइड देता है। क्या देता है, सोडियम क्लोराइड देता है। X इज इक्वल टू क्या होगा, हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं, X इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और क्या होगा, आयोडीन होगा, ठीक है। ये चारों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल रहा है हमको, सोडियम का क्लोराइड मिल रहा है। इज दिस क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई इशू है, नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रिएक्शन हम लोगों ने बहुत और बहुतों बार पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो बच्चों, अब मेरा कहना ये है बच्चों, ध्यान देना कि ये हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो इसके बारे में मैं लिख दूँ। सबसे ज़्यादा अगर कोई रिएक्टिव है तो वो फ्लोरीन है, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद कौन है, ब्रोमीन, और उसके बाद कौन है, आयोडीन। मतलब सबसे कम अगर रिएक्टिविटी कोई हेलोजन शो करता है तो वो आयोडीन शो करता है। ऐसा क्यों, बिकॉज किसके कारण, एटॉमिक साइज के कारण, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि अप टू डाउन जाने पर हेलोजन का रिएक्शन अल्कली मेटल्स के साथ कैसा होगा, मतलब कौन फास्ट करेगा और कौन धीमा करेगा। तो देखो अप टू डाउन जाने पर, ठीक है ना, अप टू डाउन जाने पर रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। याद रखना, अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, क्या अप टू डाउन जाने पर वो इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, अप टू डाउन जाने पर साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेगा, छोड़ देगा। और क्या होते हैं हेलोजेंस, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन के भूखे, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से कौन छोड़ेगा, सीजियम, उसके साथ आराम से कौन लेगा, कोई भी आगे हेलोजन आके अटैच होगा, ठीक है ना। तो अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है बच्चों, ठीक है ना, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है, अगर लिथियम जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट जल्दी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ठीक है ना, तो रिएक्शन वैसा ही करेगा। अब सवाल यहाँ से क्या पूछता है सो बताता हूँ। जैसे कि लिथियम फ्लोराइड, LiF, लिथियम फ्लोराइड जो होता है, इसके बारे में लिख लो, ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, मतलब वाटर में नहीं घुलता। LiF, लिथियम फ्लोराइड जो होता है वो वाटर में नहीं घुलता। एक सवाल ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो LiF जो होता है वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है। तो लिख लो इनसॉल्यूबल इन H2O, पानी में ये नहीं घुलता, इनसॉल्यूबल होता है। और दूसरा क्या, दूसरा क्वेश्चन ये है लिथियम आयोडाइड, ठीक है ना। देखो आयोडीन बहुत बड़ा हो गया, उसका साइज लिथियम से आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ वो पोलराइजेशन दिखाता है, अट्रैक्ट होता है, पोलराइजेशन दिखाता है। और क्या बनाता है, इसका नेचर कैसा होगा, हम अभी बताए थे ना, अप टू डाउन यानी कि साइज बढ़ने पर वो आयोनिक से किधर चला जाता है, कोवैलेंसी पर, ठीक है ना। तो कैसा नेचर दिखाता है, कोवैलेंट नेचर दिखाता है। यह हमेशा याद रखना, कैसा नेचर दिखाता है, कोवैलेंट नेचर दिखाता है, ठीक है ना। लिथियम आयोडाइड जो होता है वो कोवैलेंट नेचर दिखाता है। बस इतना ही, यानी कि हेलोजन से अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ था तो बस इतना ही सा था, ठीक है ना। तो हमारा रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे क्या पूछो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे अमोनिया, मतलब कि अमोनिया में कौन कौन सा अल्कली मेटल सॉल्यूबल है, या फिर सॉल्यूबल होने के बाद क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, मतलब अल्कली मेटल्स अमोनिया के लिक्विड में, ठीक है ना, अमोनियम लिक्विड में कितने सॉल्यूबल हैं। तो देखो
सारे के सारे अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो अमोनिया के लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, सारे के सारे, मतलब सारे के सारे अमोनिया के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, ठीक है। और जब वो घुलेंगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? जब वो घुलेंगे तो कैसा बनाएंगे? ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे। अब ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्यों बनता है, ब्लू कलर क्यों दिखने लगता है? बिकॉज वहाँ कौन होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वहाँ कौन प्रेजेंस होता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इसीलिए क्या होता है? ब्लू कलर दिखने लगता है, ठीक है ना। ये तो पहला रीज़न है। अब चलो थोड़ा सा और हम लोग साइंटिफिक दिमाग लगा करके सोच करके बताते हैं कि आखिर वो ब्लू कलर का क्यों हुआ। तो आपको पता था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्चुअली किसी ने भी पढ़ाया था, आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उसमें आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते थे जब उनमें फोटोन एनर्जी डाला जाता था। तो यहाँ होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे के सारे एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब करेगा, बस एक को छोड़ के जिसका नाम है ब्लू। ब्लू को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना, बाकी सारे एनर्जी लेवल को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण ब्लू कलर अपीयर हो जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ मैंने यहाँ थ्योरी में आपको लिख दिया। देखो एक बार फिर से समझ लो कि अल्कली मेटल्स अगर अमोनिया के लिक्विड फॉर्म में जाएंगे तो क्या वो डिज़ोल्व होंगे या नहीं होंगे? तो हाँ बिल्कुल होंगे। सारे के सारे अल्कली मेटल्स जो होंगे सारे के सारे वो डिज़ोल्व होते हैं, और डिज़ोल्व होने के बाद वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन को बनाते हैं। इज दिस क्लियर? और ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्यों बनता है? क्वेश्चन देखो यहाँ से, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। यहाँ तुमको क्वेश्चन पूछ देता है कि जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो तुम्हारा अमोनिया के लिक्विड में घुलने पर ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, तो क्यों देते हैं? और उसका 4 ऑप्शन तुमको दिया रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो तुमको उसी पे टिक मारना है। ये बहुत बार सवाल पूछा गया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा होता क्या है कि आपको पता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल्स एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स अकर्स इन दी वीग्योर, बी को छोड़ के, देखो यहाँ पर बी गायब है, VIB, तो बी गायब है, वीग्योर रीजन ऑफ दी स्पेक्ट्रम, मतलब बी को छोड़ के बाकी सारे रीजन के स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और इसी के कारण क्या होता है? दस द सॉल्यूशन अपीयर्स ब्लू। इज दिस क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब केमिकल रिएक्शन का आखिरी टॉपिक है जिसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चा लोग, अब है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिएटेड अल्कली सॉल्यूशन। अभी हमने अमोनियम अल्कली सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, तुरंत पढ़ा, ठीक है ना। तो देखो अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है, क्या लिखा है? कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। मतलब कि ये जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, ये कंडक्टिविटी दिखाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना। कंडक्टिविटी दिखाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, किसके कारण दिखाएगा? तो इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण दिखाएगा। पहला चीज समझ में आ गया प्रॉपर्टीज में। दूसरा प्रॉपर्टी सुनो, कंडक्टिविटी इंक्रीजेज फर्दर ऑन राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जैसे जैसे हम सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, वैसे वैसे क्या होगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सा बात है, ठीक इसका उलट क्या होगा? जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? पक्का वाला 100%? ठीक है। अब देखो कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, वही लिखवाया मैंने, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज फर्दर कूलिंग द टेम्परेचर, ठीक है ना। मतलब क्या? इसका कंडक्टिविटी, मतलब सॉल्यूशन का जो होगा वो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। कब? जब हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे, कूल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद है कि ये जो अमोनिएटेड अल्कली सॉल्यूशंस होते हैं ये कैसे नेचर के होते हैं या कैसा प्रॉपर्टीज दिखाते हैं? तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब सामने वाले को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। सामने वाले को क्या करता है? रिड्यूस करता है। और ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और वो जो रिडक्शन होता है उसको बर्च रिडक्शन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे और जानेंगे भी, ठीक है ना। और अगर आपने कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने बर्च रिडक्शन जरूर पढ़ा होगा। वहाँ पे हम लोग अमोनिएटेड अल्कली सॉल्यूशंस का ही यूज करते थे रिडक्शन में। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड आर वाइडली यूज्ड ऑन रिड्यूसिंग एजेंट, अभी मैंने बताया, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना।
मतलब कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस होने के कारण ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी सामने वाले का रिडक्शन करवा देता है। ठीक है, और क्या कहाँ यूज़ होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है, बर्च रिडक्शन में। इज दिस क्लियर बच्चों, पक्का वाला। तो देखो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब आपका सबसे बड़ा होमवर्क ये हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और उसको पढ़ो। गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से जानोगे भी कि और क्या क्या चीज़ें हुई। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को सबसे पहले पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ। और मैं सोच रहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर मैं इंडिविजुअल वीडियोस लेके आऊँ अपने प्लेलिस्ट पे। तो मैंने कहा था कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मुझे क्या करो, मुझे बताओ कि क्या ये आइडिया मेरा सही रहेगा। ठीक है ना, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये आपको अच्छी लगी? ठीक है ना, अगर अच्छी लगी तो पक्का कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ठीक है ना, लाइक करो, ठीक है ना, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दो, क्योंकि तुम जितना लाइक मुझे करते हो, ठीक है, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ मुझे वीडियोस को बनाते रहना है। ठीक है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।